आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। बहुत बहुत माफी, टी शर्ट आज ही मैं सबको दूंगा। आज हम शिप कर देंगे टी शर्ट। बहुत बिजी शेड्यूल रहा दोस्तों, एक हफ्ते तो मैं बीमार रहा, तो इस वजह से टी शर्ट्स जो है वो शिप नहीं हो पाई। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आज जिनको मतलब टी शर्ट हम शिप करेंगे, और जिनको जो कंटेस्ट में जिन्होंने जो विनर रहे हैं उनको 5 दिन के अंदर अंदर टी शर्ट्स मिल जाएंगी, मैक्सिमम इतना रहेगा। तो भाई आज हम बात करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के शानदार एडिटोरियल की। हेनरी किसिंगर, किसिंगेरियन मैंटल। हेनरी किसिंगर 99 साल के अभी तक जिंदा है, बिल्कुल अब शतक मारने वाले हैं। 1923 में इनका जन्म हुआ था। यहूदी हैं भैया, भागे थे ये जर्मनी से। बट आपको बता दूं कि हेनरी किसिंगर दुनिया के सबसे विवादित डिप्लोमेट रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी में हेनरी किसिंगर ने कमाल का काम किया है और निहायती बकवास काम किया है। आप समझिए कि बीच का कोई नहीं है। इनको या तो लोग बहुत पसंद करते हैं या तो लोग बहुत नफरत करते हैं। 1973 में 1973 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, क्योंकि इन्होंने अरब कॉन्फ्लिक्ट है, अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी ना, उसका सॉल्यूशन निकाला था। अब उसी पे ही हम बात करेंगे वैसे कि उस समय हेनरी किसिंगर का एटीट्यूड क्या रहा। देखिए, हेनरी किसिंगर ने मकियावेली एटीट्यूड को एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला भाई वॉर तो चलता ही रहेगा, भूल जाओ पीस। द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉर इज टू ब्रिंग पीस, ना द ऑब्जेक्ट ऑफ पीस इज टू ब्रिंग वॉर। तो हेनरी किसिंगर ने तो बोला कि भाई साम दाम दंडभेद कुछ नहीं होता, वॉर चलेगा, कुछ कर लो, तुम नहीं रोक सकते इसे, उसके बीच में सॉल्यूशंस निकालो, वॉर को जितना टाल सकते हो टालो। तो यहां पे बोला जा रहा है कि एस जयशंकर भी कहीं यंग किसिंगर तो नहीं। अगर यूक्रेन और रशिया का इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है, यूक्रेन रशियन वॉर, अगर कोई सॉल्व कर सकता है तो वो सुब्रमण्यम एस जयशंकर। अब ये देखिए कैसे होगा। तो ये विक्रम मेहता ये लिखते हैं कि अगर इंडिया का पीस इनिशिएटिव है या भारत अगर इसको आगे लेके आता है, इनिशिएट करता है, तो एस जयशंकर ही हैं जो इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, लेकिन ये इन्होंने सही बात बोली है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, ठीक है। आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। मेरे पास सारे पेपर्स के सब्सक्रिप्शन है। मेरी सुबह ही कम से कम 1-1.5 घंटे में पेपर्स ही पढ़ता हूं। तो भाई रशिया यूक्रेन का आपको पता ही है, ठीक है। रशिया और यूक्रेन वाला अभी तक खत्म नहीं हुआ है भाई। देखो यूक्रेन बोल रहा है कि भाई देखो रुक जाओ, ठीक है, लड़ाई माफ करो। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, अपन दोनों भाई भाई आराम से बैठते हैं टेबल पे, वड़ा पाव खाते हैं, समोसा खाते हैं, और अब आगे मत बढ़ो। और बड़ी बात यह कि यूक्रेन और रशिया के मिलिट्री को लिटरली रोक दिया। अभी तो व्लादिमीर पुतिन को कैंसर भी हो गया है, तो रोक दिया है, समझ लीजिए। ऑन दी अदर हैंड व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं कि हम रोक देंगे बमबारी, लेकिन जो हमने एरियाज कंट्रोल किए हैं वो हमारे, बस। तो बताओ, अगर उस पर बात करनी है तो करो। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, टिकट टेप, ये इसका आपने नाम सुना है। इनकी वेबसाइट है और इनका ऐप है। मुझे इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। मेरे पास ऐसे मतलब काफ़ी आते रहते हैं, प्रपोजल्स आते रहते हैं काफ़ी लोग अपनी कंपनीज के बारे में, लेकिन जो मुझे लगता है कि यार शानदार है, मैं उनको बढ़ावा देता हूं। तो टिकट टेप की बात करें दोस्तों, तो इनका ऐप भी है और वेबसाइट भी है। हम सब स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अक्सर हमको जानकारी नहीं होती है कि हम किस में इन्वेस्ट करें, तो हम लॉस में चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको शेयर मार्केट देखना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि यार क्या इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। तो उसमें ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। 7000 से ज्यादा कंपनीज दोस्तों लिस्टेड कंपनीज है। क्या आप 7000 कंपनीज को सर्च करोगे? आप 10 कंपनीज को भी सर्च नहीं कर पाओगे, ट्रैक नहीं कर पाओगे। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो ये टेक्निकल चीजें इन्होंने आसान कर दी है, टिकट टेप ने आसान कर दी है। इनका शानदार प्लेटफॉर्म है, शानदार प्लेटफॉर्म है। और इसमें जो कंपनीज हैं भाई, उनका पूरा प्रॉफिट क्या है, उनका ग्रोथ क्या है, उनका रेवेन्यू क्या है, उनका कितना बढ़िया आपको रिटर्न मिलेगा, ये आपको बता देते हैं। आपको मेहनत ही नहीं करनी है। इनका ऐप डाउनलोड करो, इनकी वेबसाइट विजिट करो, आपको कुछ भी नहीं करना है। 250 से ज्यादा फिल्टर्स है, आप उन फिल्टर्स को लगाइए। 7000 कंपनीज हैं और सारी कंपनी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल देते हैं कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट करो, एक मतलब आपको अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिल जाएगा, इसमें इन्वेस्ट मत करो। रेड फ्लैग्स, कुछ कंपनीज में रेड फ्लैग्स कि बहुत खतरनाक कंपनी, बेटा इसमें इन्वेस्ट मत करना, रिटर्न नहीं आएगा। तो बहुत ही शानदार। और अभी इनका एक मेमोरी मूड इंडेक्स भी है।
अरे सॉरी, मेमोरी मूड में कह रहा हूं कि इनका एक मार्केट मूड इंडेक्स है, ठीक है। मार्केट मूड इंडेक्स की बात करें तो ये मार्केट का मूड बताता है कि भाई अभी मार्केट नीचे जा रहा है या मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी इन्वेस्ट करने का सही टाइम आया कि नहीं। तो इसीलिए आप इनके पोर्टल जो है इनकी वेबसाइट या इनका ऐप को जरूर विजिट करिए। और फिलहाल आपको बता दो कि इनका जो टिकर टेप का एक इनका अगर मतलब जैसे आपको जानकारी लेनी है, मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इनका बीट द स्ट्रीट ये इनका एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इसमें आपको 1500 तक के Amazon वाउचर्स मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स भी आपको 3000 तक के डेली मिल सकते हैं। आप प्रेडिक्ट करिए मार्केट कैसा रहेगा, डेली प्रेडिक्ट करिए, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, बहुत ही नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म है। जरूर आप जाइए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उसको क्लिक करिए और देखिए कितना मजा आता है। नॉलेज एनहांस होगी आपके स्टॉक मार्केट की, आपके म्यूचुअल फंड्स की। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अब क्या कौन कंट्रोल करता है यूक्रेन में, ये आप देख सकते हैं। देखो ये जो लाल वाला एरिया है ना, ये पूरा का पूरा रशिया के पास है। ये नीला वाला एरिया है, यहां पे यूक्रेन ने रशिया को रोक दिया है, और ये वाला यहां पे तो लड़ाई चली रही है। तो देखिए रशिया के पास कंट्रोल आया है, अच्छा खासा आया। ऐसा नहीं कि रशिया एकदम पीछे हट गया, लेकिन हां ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अब देखिए मई आ गया है ना, 3 महीने हो गए हैं और अभी तक युद्ध खत्म नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन रशिया को रोकने में कामयाब हो गया, लेकिन वॉर खत्म नहीं हुआ है, वॉर अभी भी चल रहा है, लोग मर रहे हैं डेली। तो भाई इसको खत्म करना पड़ेगा, पीस लाना पड़ेगा। पूरी तरीके से यूक्रेन बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। इतनी बढ़िया इकोनॉमी दोस्तों निस्तना नाबूद हो गई है। $500 बिलियन, सर इसको रुपया में बताओ यार, आसान है यार। देखो 1 बिलियन इक्वल टू कितना, 100 करोड़ होता है ना। मैं आपको कैलकुलेशन ही बता देता हूं आज, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो 1 बिलियन इक्वल टू लगभग 100 करोड़। $1 कितने का है, 75 रुपए का है, लगभग 75 रुपए का ही तो है। तो अब इसको इंटू 75 कर दो तो ये कितना हो गया, 7,500 करोड़। तो यानी कि $1 बिलियन इक्वल टू 7,500 करोड़। तो अब $1 बिलियन 7,500 करोड़, तो $100 बिलियन कितने होंगे, 7.5 लाख करोड़, 7.5 लाख करोड़ रुपए होंगे। तो अब उसके बाद फिर ये 500 यानी कि 7.5 लाख, यानी 7.5 इंटू 5 कर दो तो कितना हो गया, 7 5 जा 35 और ये मतलब 60, मतलब आप समझिए कि लगभग 60 लाख करोड़ के तकरीबन इनको लगेंगे अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। इतना ज्यादा पैसा, मतलब भाई एकदम, मतलब $500 बिलियन, लाखों करोड़ रुपए लगेंगे। बर्बाद हो गया यूक्रेन, ये अरसे लग जाएंगे, इनको 10 जन्म लेने पड़ेंगे, ऐसा हिसाब किताब है। तो आप ये समझिए कि यूक्रेन बर्बाद हो गया और अभी भी वो बर्बाद होता ही जा रहा है, तो इसको रोकना पड़ेगा ना। तो अब रोकने के लिए हमको करना क्या है, क्या करना पड़ेगा। देखिए मिस्टर मेहता यहां पे एम्बेसडर मार्टिन इंडिक की शानदार बुक मास्टर्स ऑफ द गेम हेनरी किसिंगर एंड द आर्ट ऑफ मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी। हेनरी किसिंगर ने पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट अपनी उंगलियों पर नचाया था, आपको पता है। आज मिडिल ईस्ट में जितना बवाल है ना, उसमें हेनरी किसिंगर का बहुत बड़ा रोल है, और जो पीस भी है उसमें भी हेनरी किसिंगर का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं बता रहा हूं ना कि इनके भाई जब इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था तो 2 लोग तो रिजाइन कर दिया था पीस कमेटी से कि ये क्या है, इस इंसान को तुम नोबेल प्राइज दे रहे हो। ये तो ऐसा हिसाब किताब। हालांकि इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, बट कुछ भी हो, गजब का दिमाग। इनकी भाई पॉलिसी काम की, इन्होंने प्रैक्टिकल चीज अपनाई। भाई जो प्रैक्टिकल है, जो होना है वो होना है, ये करना पड़ेगा। कभी कभी आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको टफ कदम उठाने पड़ते हैं। तो अगर इंडिक की बात करें तो ही वॉज द यूएस एम्बेसडर टू इजराइल, 2 बार इजराइल के एम्बेसडर रह चुके हैं, मिडिल ईस्ट में भी इन्होंने काम किया है। अब देखिए ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि इनका जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच था, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। इमैनुअल कांत, इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की, इनकी टीचिंग्स मैंने बताई है। देखिए मैंने YouTube पे 4 से 5,000 से ऊपर लेक्चर्स लिए हैं, तो लगभग सब कुछ कवर्ड है अगर आप देखोगे तो। इमैनुअल कांत का एस्से जो है परपेचुअल पीस, ठीक है, उससे इन्होंने लिया है। अब किसिंगर बताते हैं, ठीक है, द रूट डायलेमा ऑफ आवर टाइम्स इज दैट इफ द क्वेस्ट फॉर पीस टर्न्ड इनटू द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी। बकवास। चारवाक फिलॉसफी का नाम सुना है? चारवाक फिलॉसफी क्या बोलते हैं बेटा, जो है वो है,
जो आज है वही है। ये सब प्रैक्टिकल एकदम, कि कुछ पुनर्जन्म नहीं, कुछ कर्म नहीं, कुछ नहीं, जो दिख रहा है सामने वही है। फेमस बनना है, मारो अपने आप को उल्टी सीधी हरकतें करो, जो करना करो, फेमस बन जाओ, क्राउड बुला लो। और यही हेनरी किसिंगर बोलते हैं। यहां पे इन्होंने, मतलब खैर रेफरेंस तो इन्होंने इमैनुअल कांट से ही लिया है कि भाई देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सोल ऑब्जेक्टिव हमारी पॉलिसी क्या है, पीस मिल जाए, ठीक है, हमको मिल जाए, बस हमको शांति चाहिए, आइडियलिस्टिक शांति चाहिए। बट भैया शांति नहीं मिलती, असली में भी नहीं मिलती। तो शांति नहीं मिलती क्योंकि भाई फियर ऑफ वॉर बिकम्स अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द मोस्ट रूथलेस। जिस इंसान को पता है, व्लादिमीर पुतिन को पता है, हिटलर युद्ध, मतलब उसने पूरा जर्मनी को अपना क्या किया, वो रिवाइव कर दिया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। 1919 में जर्मनी खत्म हो गया था, खत्म, बर्बाद हो गया था। हिटलर ने उसको दोबारा रिवाइव किया। अब हिटलर ने अपनी आर्मी को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया कि पूरा यूरोप कांपने लगता था। सोजा पर ना हिटलर आता था, ऐसा बोलते थे नेवल चैम्बरलेन, ठीक है, और आधे से ज्यादा लोग, सब के सब यूरोपियंस एकदम डरे हुए थे कि हिटलर क्या करेगा। तो डर के मारे, वॉर हो ना जाए भाई, शांति बनी रहे, बिना कुछ किए हुए भी हिटलर ने बहुत कुछ कर दिया। नेवल चैम्बरलेन ने बोला भाई ये लो तुम ऑस्ट्रिया का अच्छा खासा हिस्सा हमने ले लिया था वर्ल्ड वॉर में, खरीद लो यार तुम, ऐसी क्या बात है यार, ले लो जो तुमको चाहिए ले लो। बिच गए थे बिल्कुल जाके। 1938 में स्टिल हिटलर ने इन्वेड किया। तो भाई ये जो फियर ऑफ वॉर है ना, ये वेपन है जो मोस्ट रूथलेस है। कभी भी पीस नहीं होगा, कभी शांति होगी ही नहीं, हमेशा वॉर का डर बना ही रहेगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू इंडेक, किसिंगर डिड नॉट बिलीव पीस वॉज एन अचीवेबल और इवन डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव। पीस को आप अचीव ही नहीं कर सकते। देखिए, यू कैन नॉट अचीव पीस। बताइए आप कितने दिनों तक शांति रही है? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, सबसे खतरनाक, उससे पहले तो हर साल वॉर होता था, दुनिया लड़ती मरती रहती थी। अरे आप वो छोड़ो यार, आप अपने परिवार में देखो, आप अपने मोहल्ले में देखो, कहां पीस है? कहीं आपको मिलता है? आप खुद में ही देखो, आपको पीस मिल रहा है? तो एक्चुअली में पीस है ही नहीं। हम ट्राई कर सकते हैं बट इट इज नॉट अचीवेबल और इवन डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव। आप उसकी इच्छा भी मत करो कि पीस होगा, लड़ेंगे लोग। मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है, अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में प्रॉब्लम है ना। अगर आप बहुत डेवलप्ड कंट्रीज की भी बात करो तो वहां पे भी कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम है, पीस नहीं मिलेगा आपको। And that since conflicts between states would lead over time to the exhaustion of their powers, should be designed to buy enough time for exhaustion to set in। तो भाई ये हम कर सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो भाई उनकी पावर एग्जॉस्ट होने लगती है, उसी बीच पीस प्रोसेस लाओ ना भाई। बात ऐसे करो कि भाई देखो वॉर तो रुकेगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा कुछ डिजाइन करना है कि आप भी ना झुको। वॉर है लेकिन आप ना झुको और आपका काम भी हो जाए, ठीक है। बारीकियां समझनी है, न्यूआंसेस, बारीकियां बोलते हैं ना, ये समझनी है आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभी हम बताएंगे एग्जांपल के में, दे शुड बी स्टेप बाय स्टेप कॉशियस एंड स्केप्टेबल अप्रोच होना चाहिए, नुआंसेस टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू प्रोड्यूस अ स्टेबल ऑर्डर बेस्ड ऑन अ कॉमनली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्टेबिलिटी है, स्टेबल ऑर्डर है, दिक्कत है। अब आप इसका मतलब नहीं समझ रहे होंगे, मैं आपको इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं कि सर क्या है ये। मतलब आप कह रहे हो पीस नहीं आए, ठीक है, पीस आ नहीं सकता। फिर आप बोल रहे हो, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, हेनरी किसिंगर साहब ने बोला कि फिर आप बोल रहे हो कि भाई स्टेबल ऑर्डर, कॉमनली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स, क्या मतलब है इसका? रुकिए अभी बताते हैं। देखो किसिंगर ने किया क्या, यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। भाई देखो, यूम किपर वॉर हुआ। देखो मैं आपको इजराइल और अरब का थोड़ा सा रिश्ता बता देता हूं, एकदम बेहुदा रिश्ता, ठीक है। दोनों अरब, मतलब अरब वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया आ गया, यूएई आ गया, इजिप्ट आ गया, इसमें आपका सीरिया आ गया, जॉर्डन आ गया, मैं पूरे अरब वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। पैलेस्तीन आ गया, जो कि इजराइल को, जो कि यहूदियों को फूटी आंख नहीं सुहाता। यहूदियों का 2000 सालों से संघार हो रहा है, मारा जा रहा है उनको, और यहूदी हमेशा से बोलते हैं हमारी जमीन लाओ। अब भाई इसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स किए हैं, पूरा क्रूसेड्स और धर्म युद्ध सब इसी के चक्कर में हुआ है, ठीक है। तो अब आप ये समझो कि अरब वर्ल्ड तो उनके पास सब कुछ है, यहूदियों के पास कुछ था नहीं। तो भाई 1940 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि कुछ यहूदियों ने
पैलेस्तीन में जमीन खरीदनी शुरू की। बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये। 1947 में पहली वॉर हुई, अरब इजरायली वॉर। 1948 में यहूदी जीत गए, पूरे अरब को हरा दिया। धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ा, यहूदियों ने और ज्यादा एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। 1967 में 6 डे वॉर हुई। 6 दिन के अंदर अंदर यहूदियों ने इजिप्ट को हराया, सीरिया को हराया, जॉर्डन को मारा, पटक पटक के मारा, इराक को मारा। उखाड़ लो जो उखाड़ना है, पूरा पैलेस्तीन हमारा। गोलान हाइट्स छीन ली, उठा के बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ले गए, है ना, बहुत अपर हैंड। फिर आता है 6 साल बाद 1973 में यम किपर वॉर। अब इसमें ना ही इजराइल जीता ना ही वो हारा, ये ड्रॉ रहा एक तरीके से। इजराइल को भी नुकसान हुआ, सऊदी अरब को भी नुकसान हुआ। अब यहां पे हेनरी किसिंगर है, यहां पे उन्होंने बोला भाई पीस कभी नहीं होगा, पीस कभी नहीं, ऐसे तो लड़ भर के मर जाओगे तुम लोग। और इससे होता क्या है ना कि इससे वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। भाई आज देखो यूक्रेन रशिया की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई, तो आपको पीस लाना पड़ेगा, लेकिन पीस आएगा ही नहीं, फिर लड़ोगे मरोगे। तो बेस्ट क्या है, जो है उसी में खुश रहो। समझ रहे हो? इन्होंने देखिए इन्होंने क्या बोला, फेस सेविंग फॉर्मूला दैट ऑन वन हैंड he persuaded Egyptian military to back down but without giving up of all its achievement। इन्होंने इजिप्शियन मिलिट्री से बोला कि बेटा पीछे हट जाओ, है ना, पीछे हट जाओ, लेकिन जो तुमने किया है, जो तुम्हारी ताकत है वो बना के रखो, वो रहेगी तुम्हारे पास। पीछे हटने का मतलब ये नहीं कि हथियार डाल दिए, ना ना, हथियार रखो तुम। एंड Saudi Arabia to lift the oil embargo that it has imposed on the outbreak of the war, and on the other chastened Israel enough but not as to weaken its ability to negotiate। इजराइल को भी इन्होंने बोला, सऊदी को भी इन्होंने बताया कि आप ऑयल एम्बार्गो हटाओ, और इजराइल को भी इन्होंने बोला कि बेटा तुम भी पीछे हट जाओ, तुम भी पीछे हटो, लेकिन ताकत रखो अपने पास, नेगोशिएटिंग पावर होनी चाहिए, वरना सुनेगा नहीं तुम्हारी। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि सबकी हालत खराब। मतलब अब मैं वो थोड़ा छोड़िए, अच्छा तो अब आप ये समझिए कि सब बेवकूफ बन गए, है ना। सबको पता है कि यार ये क्या है, मतलब ठीक है शांति हो गई, शांति तो स्थापित है ही है, लेकिन वॉर भी चल रहा है एक तरीके से। शांति कुछ समय के लिए स्थापित हुई ना, और अभी भी अगर आप देखो तो इजराइल और अरब में कहां शांति है, बट देश चल रहे, समझ रहे हो। इजराइल में, आप पैलेस्तीन में, वेस्ट बैंक में, गाजा स्ट्रिप में देखो आप, लगातार बमबारी हो रही है, बट स्टिल वो डेवलप भी हो रहे हैं, लोग रह भी रहे, तो पीस भी है, वॉर भी है, खत्म। तो ये बेटर है, पीस करने से ज्यादा बेटर ये है कि वन शुड गो फॉर दिस अप्रोच। ठीक है, पीस नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। अब एस जयशंकर भी ऐसे ही है, एग्जैक्ट ये यंग किसिंगर है। देखिए एस जयशंकर का भी यही हिसाब किताब है। अगर आप देखो तो उनकी फॉरेन पॉलिसी इस समय की, वर्तमान की सबसे शानदार फॉरेन पॉलिसी है। ये नगीना भारत को मिल गया है, वो अलग बात है, किस्मत अच्छी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी एस जयशंकर की इस समय सबसे शानदार है। इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो, भारत ने खुले आम रशिया का सपोर्ट किया है, खुले आम, और कंडेम भी किया जो रशिया को कि जो कर रहा है गलत है। अमेरिका भी आ रहा है, यूरोप भी आ रहा है, आपका रशिया भी आ रहा है, और यूक्रेन भी आ रहा है, सब के सब आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी जीत है। तो क्या ये कर सकते हैं, क्या भारत इसको इनिशिएट कर सकते हैं, क्या एस जयशंकर इसमें हो सकते हैं? देखिए इसमें नहीं है। अभी है क्या ना कि उस समय क्या था, अमेरिका बहुत बड़ी पावर थी, ठीक है, ग्लोबल पुलिसमैन, अमेरिका पापा था दुनिया का। आज अमेरिका की वो ताकत नहीं रही, आज अमेरिका की वो ताकत नहीं रही। अमेरिका और सोवियत यूनियन जो है, उन्होंने अपने एजेंडा जो है, ठीक है, इट वाज इन टॉक्स विद चाइना। मतलब देखो इसमें क्या था ना, अमेरिका भी एक मत था, रशिया भी एक मत था, चाइना भी एक मत था, तो तीनों एक लाइन में खड़े हुए थे, और वो अपने दुश्मनी भुलाने के लिए तैयार थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, अमेरिका और चाइना भयंकर दुश्मन है, और आज अमेरिका की पावर कम हुई है, रशिया और अमेरिका भयंकर दुश्मन है। तो सिचुएशन आज बहुत टफ है। तीसरा, ये डिप्लोमेटिक लाइक किसिंगर वाज अ ट्रस्टेड मीडिएटर। यस, मैंने भाई ये तो किसिंगर ने खुद बोला कि भाई, तो मैं बोला नहीं, मतलब वो तो उन्होंने बोले कि भाई मैं धोखेबाज हूं, मतलब आप देखो तो है ही है वो, लेकिन भाई मीडिएटर, ट्रस्टेड मीडिएटर थे, इन पे हम विश्वास कर सकते हैं। एस जयशंकर इसमें तो हैं, क्योंकि ही इज अ ट्रस्टेड मीडिएटर। अगर आप एस जयशंकर का भी रिकॉर्ड देखो तो हेनरी किसिंगर से ज्यादा शानदार है ना, हेनरी किसिंगर से ज्यादा शानदार है भाई। अमेरिका, चाइना, रशिया, सब जगह उन्होंने जबरदस्त काम किया है। और उसके बाद देखो
एक ये भी है कि आज के लीडर्स इतने समझदार नहीं है, पहले के लीडर्स में बुद्धि ज्यादा थी भाई, इंटेलेक्ट थे, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आते थे, बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पढ़ा लिखा है वो इंटेलेक्चुअल होगा, समझदार होगा, नहीं, डिफरेंस है। जरूरी नहीं कि कोई इंसान बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, बट एक उनमें कॉमन सेंस होता था। तो भाई सादत हो गए, प्राइम मिनिस्टर ये गोल्डा मेयर हो गई, फिर किंग फैजल हो गए, प्रेसिडेंट हाफिज असद हो गए, ये सब किसिंगर, हेनरी किसिंगर हो गए, ये सब इंटेलेक्चुअल लोग थे, ठीक है, समझदार थे कि उनको पता था कि प्रॉब्लम होगी। तो दोनों सब के सब टेबल पे बैठे, बट आज ऐसा नहीं, आज कोई भी टेबल पे बैठना नहीं चाहता है। सब टेबल पे वो जो करछी चम्मच होता है, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, टेबल पे बैठेंगे तो वही लड़ाई हो जाएगी, ऐसा है। तो इसीलिए ही सक्सेस वाज अ मच प्रोडक्ट ऑफ द इंजेन्युइटी ऑफ द रिस्क टेकिंग ऑफ दिस इंटरलोक्यूटर ऑफ दिस ब्रिलियंस। बट प्रेजेंट सिचुएशन वही है ना कि इसमें अभी कोई भी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं करती है। अमेरिका इस समय इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, और ऊपर से अमेरिका की चाइना से दुश्मनी, फिर उसके बाद पार्टीज आर ओवरलुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू डिस्टिंक्टली डिफरेंट लेंस। किसी के लिए रशिया यूक्रेन वॉर बहुत मुश्किल है, लेकिन किसी के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ना। इमर्जिंग इकोनॉमीज अमेरिका और यूरोप के लिए दिक्कत है, लेकिन छोटे देशों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी। भारत को बहुत फायदा हुआ है, भारत छोटा देश नहीं है, मैं बता रहा हूं। तो अब दुनिया ना अलग अलग चेहरे से, लेंस से दिख रही है। रशिया वॉर क्राइम कर रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है, रशिया के सोल्जर्स वहां पे रेप कर रहे हैं महिलाओं का सब, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई कंडेम नहीं कर रहा है। भाई होना तो चाहिए ना, कंडेम करना चाहिए, सैंक्शंस लगाओ, 50 लगाए, लेकिन फिर भी दुनिया चली रही है, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये चीज है। तो अब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या इनके पास ये क्वालिटी है कि इस मेंटल को ही कुड डॉन इट? भाई देखो, इनकी इंटेलेक्ट जो है वो अनक्वेश्चनेबल है, जैसा कि मैंने बताया चाइना अमेरिका में रहे हैं, और ये इसको कर सकते हैं अगर भारत इनिशिएटिव ले, नो डाउट ही विल बी बेटर, मच बेटर देन हेनरी किसिंगर, और ये एक लास्टिंग पीस लेके आएंगे। मेरा पर्सनल मानना ये है कि जो हेनरी किसिंगर साहब ने बोला है, या जो वो मानते हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो पीस आता है, बिल्कुल आएगा पीस, ठीक है, उतना नहीं रहेगा, लेकिन पीस आप ला सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो हमारे एस जयशंकर का काम बहुत जबरदस्त रहेगा। इफ आर पीएम वर टू एग्री टू एन इंडियन लेड पीस मेकिंग इनिशिएटिव एंड लेवरेज हिज पर्सनल रिलेशन टुवर्ड्स दैट एंड, माइट आवर फॉरेन मिनिस्टर नॉट बी द बेस्ट क्वालिफाइड टू प्ले द मल्टी लेवल चेस गेम, ठीक है। तो एक तरीके से वी कैन डू दिस, बट उसमें बात यह है कि क्या सब मानेंगे, या एस जयशंकर का ओहदा उतना बड़ा है कि पूरी दुनिया उनको उम्मीद की नजर से देखेगी? अभी शायद नहीं, इतना बड़ा नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में हो जाए। क्योंकि देखिए, यूक्रेन और रशिया और यूरोप, हर कोई भारत आ रहा है, मतलब यूक्रेन नहीं आया है, बट हर कोई भारत से बातचीत में है लगातार। और यूक्रेन ने तो सबसे पहले भारत को बोला था, युद्ध शुरू होने से दूसरे दिन बाद ही इन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई थी कि भाई आप कुछ कर लो, आप कुछ करिए। महाभारत तक के कोर्ट्स याद दिला दिए थे कि धर्म के साथ आपको खड़ा होना है। तो ये चीज, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और भाई टिकट टेप को जरूर डाउनलोड करो, उनके ऐप को जरूर डाउनलोड करो, उनकी वेबसाइट जरूर आप देखो, बहुत ही मजा आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।